नमस्कार दोस्तों, अलीशा सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे और अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दी गई संख्या 8 से विभाज्य है तो एक्स वाई के सभी संभावित युग्म हैं। यानी हमें एक संख्या दी गई है 6, 7, 2, 5, 0, x, y और ये संख्या 8 से विभाज्य है और हमें ज्ञात करने हैं x, y के सभी संभावित युग्म। यानी x, y के स्थान पर किस प्रकार की 2 डिजिट वाली यानी 2 अंक वाली संख्याएं हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम 8 से विभाज्यता का नियम रिवाइज करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने किया था कि वे सभी संख्याएं जिन्हें 2 की घात के रूप में लिखा जा सकता है उनकी विभाज्यता का नियम ये कहता है कि आप उस संख्या को जितनी 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 को हम 2 की घात 1 लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, फिर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, फिर 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। यानी हमें जितनी उसको घात के रूप में लिखा है हमें उतनी अंतिम अंक देखने हैं। जैसे कोई संख्या ले ली 4, 7, 5, 6, 4, हमें जांच करनी है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है क्या, तो हमें अंतिम एक अंक देखना है। अगर हमें जांच करनी है ये संख्या 4 से विभाज्य है क्या, तो हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं। अगर हमें जांच करनी है कि संख्या 8 से विभाज्य है क्या, तो 8 से विभाज्य का जांच करने के लिए हमें अंतिम 3 अंक देखने हैं। इसी प्रकार अगर हमें संख्या की 16 से जांच करनी होती तो हमें देखने होते अंतिम 4 अंक। यानी आप उस संख्या को 2 की कितनी घात के रूप में लिख रहे हैं, आपको उतने ही अंतिम अंकों की जांच करनी है, पूरी संख्या को जांच नहीं करना है। तो अब हमारा प्रश्न कहता है कि 8 से विभाज्य है और 8 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3। यानी हमें अंतिम 3 अंक को देखना है जो कि है 0, x, y और 0 हमें फिक्स दिया गया है कि भाई 0 तो रहेगा ही रहेगा। हमें x, y के सभी संभावित युग्म ज्ञात करने हैं, यानी हमें 2 अंकीय संख्या देखनी है जो 8 से विभाज्य है। तो हमारी पहली संख्या होगी वो 0, 0, दूसरी संख्या होगी जिसमें 8 का भाग जाएगा 0, 8, तीसरी संख्या होगी 16, चौथी संख्या होगी 24। इसी प्रकार ये श्रेणी आगे बढ़ेगी और हमें देखनी है कि अंतिम 2 अंकीय संख्या कौन सी हो सकती है जिसके अंदर 8 का पूरा भाग जाए। तो ये देखने के लिए हम वैसे तो इसकी अगर डायरेक्ट याद रखे तो 96 होगी, अगर डायरेक्ट याद ना रहे तो इस प्रकार की संख्याओं की जांच करने के लिए हम ये देखेंगे कि पहली 3 अंक की संख्या कौन सी है और उसमें हम देंगे 8 का भाग। 8 का भाग देने पर हमारा शेषफल रहेगा 4। शेषफल 4 होगा, यानी जो हमारी संख्या थी उसमें से जो हमारा शेषफल आया है वो घटाएंगे। यानी इस संख्या में जब हम 8 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो है वो आएगा 0। यानी हमारी अंतिम 2 अंक की संख्या होगी जिसमें 8 का पूरा भाग जाएगा वो है 96। अब हमारे पास संख्याओं की एक श्रेणी प्राप्त हो चुकी है। यानी जब हमने इस श्रेणी को देखा तब नोटिस किया कि श्रेणी के जो क्रमागत 2 पद है यानी ऑर्डर के हिसाब से जो पहले 2 पद है उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है वो है 8। इसी प्रकार अगले 2 क्रमागत जो पद है उनका अंतर भी 8 है। इसी प्रकार अगले 2 क्रमागत पद है उनका अंतर भी 8 है। जब इस प्रकार की कोई भी श्रेणी प्राप्त हो और जिसमें जो श्रेणी के पद है उनके क्रमागत पदों का अंतर, यानी क्रमागत का मतलब है पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, उनके बीच का अंतर अगर समान रहे तो इस प्रकार की श्रेणी को कहा जाता है एपी या समांतर श्रेणी। और जो अंतर प्राप्त होता है उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर, जिसे डी से शो किया जाता है। यानी
ये हमारे पास समांतर श्रेणी है जिसका सार्वअंतर है 8, कॉमन डिफरेंस है 8। अब हम देखेंगे कि एक्स वाई के सभी संभावित युग्म ज्ञात करने हैं, यानी हमें देखना है कि जो प्रथम हमारी संख्या है और जो हमारी अंतिम संख्या है इनको मिलाकर कुल कितनी संख्या प्राप्त होती है, यानी हमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है इस श्रेणी के। अगर हम इस श्रेणी के कुल पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे वही हमारे एक्स वाई के सभी संभावित युग्म होंगे। तो जब भी हमें कोई श्रेणी दी गई हो और वो श्रेणी अगर समांतर श्रेणी हो, यानी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, तो उस प्रकार की श्रेणी में पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, इसे टर्म कहा जाता है, को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। अब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, हम इसे मान रखेंगे। हमारा लास्ट टर्म अंतिम पद है 96, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद है 0, हमारा कॉमन डिफरेंस आया था 8, कॉमन डिफरेंस आया था 8 यानी क्रमागत दो पदों का अंतर, जो कि हर बार हमें 8 ही प्राप्त हो रहा था, प्लस में 1। इसको जब हल करेंगे 12 प्लस में 1, 96 में 8 का भाग दिया 12 आया, 12 प्लस 1 हो गया हमारे पास 13, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमारे पास 13 है। यानी इस श्रेणी के अंदर 00 से 96 तक कुल 13 पद है जो कि 8 से विभाजित होंगे। यानी और हमें यही तो ज्ञात करना था कि एक्स वाई के सभी संभावित युग्म क्या है, तो यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 13। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, यदि दी गई संख्या 4, 9, 7 एक्स वाई 4 से विभाज्य है तो एक्स वाई के सभी संभावित युग्म हैं। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है जो कि हमने अभी अभी किया है कि यदि संख्या 4, 9, 7 एक्स वाई 4 से विभाज्य है तो एक्स वाई के सभी संभावित युग्म हैं। तो देखेंगे एक्स वाई यानी सबसे पहले ये 4 से विभाज्य है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, यानी हमें 4 से विभाज्यता की जांच करने के लिए अंतिम दो अंकों को देखना होता है संख्या के, और हमारे अंतिम संख्या के दोनों अंक ही अज्ञात है और हमें इनको ज्ञात करना है, हमें इनके सभी संभावित युग्म बताने हैं। तो सभी संभावित युग्म बताने के लिए देखेंगे सबसे पहला युग्म हो जाएगा हमारे पास 0, 0, 0, 0 में 4 का पूरा भाग जाता है 0 बार, फिर उसके बाद में दूसरा युग्म होगा 0, 4, तीसरा युग्म होगा 0, 8, इसी प्रकार चौथा युग्म होगा 12 और अंतिम युग्म ज्ञात करेंगे। अंतिम युग्म ज्ञात करने का मैंने आपको अंतिम युग्म और जो कि होना चाहिए 2 अंकीय, क्योंकि हमारे पास जो x और y है वो 2 अंकीय संख्या के रूप में आएगा, यानी हमारा जो अंतिम युग्म है वो 2 अंकीय है, यानी हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 2 अंकीय हो और 4 से विभाज्य हो। तो ये देखने के लिए जो प्रथम 3 अंकीय संख्या है उसमें हम 4 का भाग देंगे, शेष पर 0 आया, यानी 100 में 4 का पूरा भाग जा रहा है। अब 100 से पहले 100 में से 4 घटाइए, 100 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 96, यानी 100 से जस्ट पहले संख्या जो होगी जिसमें 4 का पूरा भाग जाएगा वो होगी 96, क्योंकि 100 में भी 4 का पूरा भाग जा रहा है। फिर उससे जस्ट पहले वाली जो संख्या होगी जिसमें 4 का पूरा भाग जाए वो होगी 96, यानी प्रथम जो संख्या है पहली संख्या है वो 0, 0 और जो अंतिम संख्या है वो 96। अब हम देखेंगे कि फिर से हमारे पास एक संख्याओं की श्रेणी प्राप्त हुई है जिसमें हमें ज्ञात करना है कि श्रेणी में कुल कितनी संख्याएं हैं। अगर हम इस श्रेणी के अंदर कुल कितनी संख्याएं हैं उस चीज का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास एक्स वाई के सभी संभावित युग्मों का मान आ जाएगा। तो जो हमारा सूत्र है वह यही रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू
लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। अब हम देखेंगे कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, यानी 4 में से जब 0 माइनस किया 4 आया, फिर 8 में से 4 माइनस किया 4 आया, यानी हमारा जो सर्व अंतर है कॉमन डिफरेंस है वो इस बार आ रहा है 4। लास्ट टर्म है हमारे पास 96, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद है 0, कॉमन डिफरेंस यानी सर्व अंतर है 4 प्लस में 1। 96 में 4 का भाग देंगे 24 प्लस में 1 यानी 25, यानी इस श्रेणी में हमारे पास कुल पदों की जो संख्या है वो है 25, यानी इस श्रेणी में जितने भी 4 से विभाजित होने वाले पद हैं वो है 25, और यही एक्स वाई के सभी संभावित युग्म होंगे, यानी हमारा उत्तर होगा 25। हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या m 125 से विभाज्य है, यदि m प्लस 5 m प्लस 1 को 125 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। यानी हमारा पहली चीज हमें ये दी गई है कि जो संख्या m है वो 125 से विभाज्य है, और फिर हमसे पूछा है कि यदि m प्लस 5 और m प्लस 1 को अगर 125 से भाग दे, m प्लस 5 गुणा m प्लस 1 ये आपस में गुणा में है, को अगर 125 से भाग दे तो हमारा शेषफल क्या होगा। और हमें दिया गया है कि जो संख्या m है वो 125 से विभाजित है, यानी जब m में 125 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। विभाजित होने का मतलब है कि इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी शेषफल आ रहा है हमारा 0। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे कि जैसे हमारे पास एक संख्या दी गई है 9 और दूसरी संख्या दी गई है 7, और हमें पूछा गया है कि इस संख्या में 2 का भाग देने पर जो शेषफल है वो कितना बचता है। तो एक तो हम ये देखेंगे कि 9 को 7 से गुणा किया, फिर जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल रहेगा 1। जब 63 में 2 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल रहेगा 1। लेकिन इसी जगह हम यूं भी तो कर सकते हैं कि जो 9 है उसमें 2 का भाग दिया तो शेषफल आया 1, 2 को 4 से गुणा किया 8, शेषफल रहा 1, 7 में 2 का भाग दिया फिर से शेषफल आया 1, और 1 और 1 आपस में किसमें है, यानी दोनों संख्या आपस में गुणा है तो 1 और 1 को भी गुणा करेंगे, यानी हमारा शेषफल आएगा 1। यानी हमें इन संख्या को गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे अलग अलग इनमें भाग देकर और उन जो शेषफल बचते हैं उनका गुणा करेंगे। जैसे एक और उदाहरण देखेंगे, इसमें 3 का भाग देना है, पहले संख्या को गुणा करेंगे फिर 3 का भाग देंगे। इससे अच्छा 19 में 3 का भाग दिया शेषफल आएगा 1, और 22 में 3 का भाग दिया शेषफल आएगा 1, और जो ये 1 और 1 शेषफल है इनको भी आपस में क्या करना है, गुणा, और जो हमारा अंतिम शेषफल होगा वो 1 ही होगा, यानी अलग अलग संख्याओं में भाग देकर। यही कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट का यूज हम करेंगे इस क्वेश्चन में। यानी एक संख्या है हमारे पास m प्लस 5 और दूसरी संख्या है, एक संख्या है m प्लस 5 और दूसरी संख्या है m प्लस 1। इनमें देना है 125 का भाग। जो m है इसमें 125 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इस प्रश्न में दिया गया है कि m 125 से विभाज्य है, यानी जब m में 125 का भाग दिया तो शेषफल आता है 0। तो यानी हमारे पास जो एक्स्ट्रा संख्या है 5 है, यानी जब हम 125 को पूरी संख्या में भाग देंगे तो हमारा शेषफल रहेगा 5। यानी जब हमने m प्लस 5 में 125 का भाग दिया, m प्लस 5 में 125 का भाग दिया तो जो m है इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी शेषफल आएगा 0। जो हमारी एक्स्ट्रा संख्या वो 5 है, और एक्स्ट्रा संख्या जो हमारी 5 है इसमें जब हमने 125 का हम जब इसमें भाग देंगे तो यानी ये एक्स्ट्रा वाली संख्या हमारे पास शेषफल के रूप में रहेगी, और जब पूरे में 125 का भाग देंगे तो
तो हमारा शेषफल आएगा 5। इसी प्रकार यहाँ पर भी m है, m में 125 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी शेषफल आएगा 0, एक्स्ट्रा क्या है 1, यानी जब हम m प्लस 1 में 125 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल आएगा 1। इसके अंदर भाग दिया, शेषफल आया 5, इसके अंदर भाग दिया, शेषफल आया 1, और ये दोनों संख्या आपस में गुणा है, तो हमारे जो दोनों संख्याओं के शेषफल है 5 और 1, उसको भी आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा, यानी 5, तो इसका उत्तर आएगा 5। हमारा अगला प्रश्न है, यदि दी गई संख्या 25 से विभाज्य है तो यहाँ पर x आएगा, तो x का सबसे बड़ा मान है। यदि दी गई संख्या 25 से विभाज्य है तो x का सबसे बड़ा मान है। अब देखेंगे 25 से विभाज्य, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम 5 और 5 की घात के रूप में लिखे जाने वाली सभी जो संख्याएं हैं उनके घातांक के नियम की जांच करेंगे। तो जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1, फिर 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, फिर उसके बाद में 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। इसमें भी 2 की विभाज्यता से रिलेटेड जो नियम था वही लागू होगा, यानी हमें किसी भी संख्या का अगर 5 की विभाज्यता की जांच करनी है तो हमें उसका अंतिम एक अंक देखना है। यानी अगर कोई संख्या दी गई है तो, और अगर हमें उसके 5 से विभाज्यता की जांच करनी है तो हमें अंतिम एक अंक देखना है। यदि हमें उसके 25 से विभाज्यता की जांच करनी है तो 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, यानी हमें सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने हैं। अगर हमें उसके 125 से विभाज्यता की जांच करनी है तो 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, यानी हमें उसके देखने हैं अंतिम 3 अंक। और इसी प्रकार अगर हम किसी संख्या को 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं तो हमें उसके अंतिम n अंक देखने होते हैं, यानी आप उस संख्या को जितनी घात के 5 के जितनी घात के रूप में लिख सकते हैं, आपको अंतिम उतने ही अंक देखने हैं। अब हम हमारी संख्या देखेंगे, संख्या है 4 0 7 0 x 2 5, और ये संख्या है 25 से विभाज्य, 25 से विभाज्य, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। तो हमें यानी इस संख्या के अंदर पूरी संख्या हमें नहीं देखनी, हमें सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने हैं। अंतिम 2 अंक अगर हमारे 25 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी, बाकी संख्या से हमें, बाकी संख्या के अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने देखा कि अंतिम 2 अंक 25 है, और 25 में 25 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यानी ये संख्या पूरी 25 से विभाज्य रहेगी, चाहे x का कोई भी मान हो, x का कोई भी मान हो, क्योंकि 25 के ऊपर जो 25 है उसके ऊपर x के मान का फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर 125 होता तो हम देखते कि 5 की घात 125 को लिखते 5 की घात 3, फिर हमें अंतिम 3 अंक देखने होते हैं, तब x के मान का फर्क पड़ता। लेकिन हमें सिर्फ 25 का देखना है, और 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, और 5 की घात 2 लिखने के कारण हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं, और अंतिम 2 अंक के अंदर x शामिल नहीं है, तो x का चाहे कोई भी मान, अब x का मान होना तो एक ही अंक चाहिए, क्योंकि x एक ही है, तो यानी एक अंक, यानी 0 से लेकर 9 तक चाहे कोई भी संख्या हो, हमें उस इसके विभाज्यता पर 25 की विभाज्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का मान चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 9 हो, तो यानी x का हमें सबसे बड़ा मान पूछा है यहाँ, तो x का सबसे बड़ा मान होगा 9, जो क्योंकि 9 है उसके बाद में तो 10 आता है, और 10 2 अंकीय संख्या है, और हमें देखना है कि जो x है वो एक ही अंकीय संख्या है। हमारा अगला सवाल है, यदि दी गई संख्या यदि दी गई संख्या 7 9 6 5
एक्स वाई 25 से विभाजित है, ये संख्या 25 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के संभव मान है, यानी संख्या दी गई है और वो 25 से विभाज्य है, और हमें इस बार ज्ञात करने हैं एक्स वाई के संभावित मान। और हमने देखा कि जो 25 है उसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, यानी हमें 25 की विभाज्यता की जांच करने के लिए अंतिम 2 अंक देखने हैं, और अंतिम 2 अंक है हमारे एक्स वाई, और हमें इसी के संभव मान बताने हैं। तो इसका पहला जो अंक हो सकता है वो 0 0 होगा, दूसरा अंक जो 25 से पूरी तरह विभाजित होगा, क्योंकि हमें 25 की विभाज्यता की जांच करनी है, 25 होगा, तीसरा होगा 50, चौथा होगा 75। अब इसके आगे वाला जो होता है वो होता है 100, और 100 हो गई हमारी 3 अंकीय संख्या, 3 डिजिट नंबर। तो हमें 100 नहीं देखेंगे, यानी हमारा अंतिम 2 अंकीय संख्या जो कि 25 से विभाज्य है वो 75 है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एक्स वाई के सभी संभव मान है वो होंगे 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4। हमारा अगला सवाल है, एक 6 अंकीय संख्या 4 3 9 एक्स वाई 5 125 से विभाज्य है, 125 से विभाज्य है। तो ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्याएं हो सकती है? तो देखेंगे कि 125 है, उसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, 5 की घात 3, यानी इसके हमें अंतिम 3 अंक देखने हैं, यानी 125 की विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें अंतिम 3 अंक देखने होते हैं, और अंतिम 3 अंक है हमारे एक्स वाई 5, एक्स वाई 5। अब हमें इतना फिक्स हो गया हमारे पास कि जो अंतिम अंक है वो 5 ही रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो 125 है वो किस किस यानी 125 का एक तरीके से हम टेबल लिखेंगे। तो पहली संख्या होगी 000, दूसरी संख्या होगी 125, तीसरी संख्या होगी 250, चौथी संख्या होगी 375, जो पांचवी संख्या होगी वो 500, फिर 625, फिर 750, फिर उसके बाद में 875, फिर उसके बाद में 1000। जो 1000 है वो तो हो गई 4 अंकीय संख्या, यानी हमारे पास जो 3 अंकीय संख्या है वो इतनी है। अब देखेंगे कि x और y ये दो जो अंक है ये अज्ञात है, और जो 5 है वो फिक्स है, यानी जो हमारा 125 में जो संख्या आएगी उसके अंदर लास्ट का जो अंक होगा वो 5 होगा, यानी हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो वो संख्या सारी क्रॉस हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, जिनका अंतिम अंक 0 है, जिनका अंतिम अंक 0 है, और जिनका अंतिम अंक 5 है, 1 2 3 4, क्योंकि इसके आगे वाली जो संख्याएं होंगी वो तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। यही हमारे पास 4 संख्याएं रहेंगी जो कि 3 अंक की भी है, जिनका अंतिम अंक 5 है। इनका अंतिम अंक 0 होने की वजह से ये संख्याएं इस संख्या के अंदर सूट नहीं होगी। तो हमारे पास कुल कितनी संख्याएं होंगी? 4, जिसके जो कि 125 से विभाज्य होगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 3 2 3 8 7 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 125 से पूर्णतः विभाजित हो यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। इस क्वेश्चन को देखो कि हमें सबसे पहले 5 अंकों की संख्या बनानी है। पांच अंकों की संख्या बनानी है जो 125 से पूरी तरह विभाजित है, 125 से पूरी तरह विभाजित है, और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अंक है 2 3
8 7 5। हमारे पास ये 5 अंक है जिनका प्रयोग करके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं जिनमें 125 का पूरा पूरा भाग जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 125 का एक तरीके से टेबल लिखेंगे। 250, फिर 375, फिर 500, फिर 625, फिर उसके बाद 750, फिर 875 और फिर 1000। तो यानी हमारे पास जो अंतिम 3 अंक है वो तो इन्हीं में से कोई संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जो 125 है उसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, और अंतिम जो 3 अंक है वो हमारे यही होने चाहिए, क्योंकि इनमें अगर 125 का भाग जाएगा तभी तो पूरी संख्या में 125 का भाग जाएगा। तो हम अंतिम 3 अंक डिसाइड कर सकते हैं इस टेबल के द्वारा। तो देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास 0 है नहीं इनके अंदर, तो हम ये संख्या नहीं ले सकते। इसके अंदर हमारे पास 1 नहीं है, हमारे पास ये 5 की संख्या है, इन्हीं का प्रयोग करके हमें संख्या बनानी है, तो ये वाला भी कैंसिल। फिर हमारे पास इधर 0 नहीं है, तो 0 वाले तो सारे ही कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला कैंसिल है क्योंकि ये 4 अंक के हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि 375 बनाने के लिए हमारे पास सारे अंक है, 625 बनाने के लिए हमारे पास 6 नहीं है, तो ये भी कैंसिल। फिर 875 बनाने के लिए भी हमारे पास सारे अंक है, तो हमारे पास 2 ही संख्याएं हैं, 375 और 875। यानी 375 और 875 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि जिसके अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हो, और वो इन संख्याओं से बन भी सकती है। यानी ये जितनी भी संख्याएं लिखी है ये 125 का टेबल है, इसके अंदर 125 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन हम ये सारी संख्या इसलिए प्रयोग में नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो अंक दिए गए हैं वो है 2, 3, 8, 7 और 5। यानी इन 5 अंकों का यूज करके हमें संख्या बनानी है, और इन 5 अंकों के से सिर्फ 2 संख्याएं बन सकती है, जो कि है 375 और 875। यानी अगर मैं यहाँ पर 375 लिख दूं एक बार, 375, तो अब हमारे पास कौन कौन सी संख्या बच गई, अंक बच गए, एक तो 2 और एक 8। तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे और 8 को हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार 375 को अगर मैं फिर से लिखूं तो 2 को यहाँ लिख दिया, 8 को यहाँ लिख दिया। यानी ये 375 हमारे पास फिक्स है, इसको हम इसलिए चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें 125 का भाग देना है, और 125 का भाग देने के लिए हमारे पास जो संख्याएं हैं वो अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए, और अंतिम 3 अंक ये 2 ही है जो कि 125 से विभाजित होंगे, तो इन्हें हम फिक्स रखेंगे। जो बच गए 2 और 8, हमने एक बार 2 को पहले लिखा, 8 को बाद में लिखा, फिर 8 को पहले लिखा, 2 को बाद में लिखा। यानी इस प्रकार हमारे पास 2 तो ये संख्या बन गई। ध्यान दें कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी हम एक बार हमने जिस अंक का प्रयोग कर लिया आगे उस संख्या में उस अंक को हम रिपीट नहीं कर सकते। यानी हम ऐसा नहीं है कि 2, 8, 2 फिर से लेकर आ जाए, ये हम नहीं कर सकते। अब देखेंगे कि हमारे पास एक 875 भी, 375 से 2 प्रकार की संख्याएं संभव है और हमने वो दोनों बना ली। अब हमारे पास 875 है, 875 यूज करने के बाद हमारे पास बचता है 2 और 3, तो एक बार 2 यहाँ पर लिखा, 3 यहाँ लिखा, फिर उसके बाद में 875 फिर लिखने के बाद 3 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा। यानी हमारे पास 2 और संख्याएं इस प्रकार के प्राप्त हो गई। यानी कुल हमारे पास ऐसी 4 संख्याएं होंगी जो कि इन अंकों के प्रयोग से बनाई जा सकती हैं और जो 125 से भी पूरी तरह विभाजित है, और इनमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति भी नहीं है। तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा 4। हमारा अगला प्रश्न है, यदि संख्या 5 से विभाज्य है, यानी संख्या दी गई है, ये संख्या 5 से विभाज्य है, तो x के कितने मान संभव है। ये संख्या पूरी 5 से जा रही है, और 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1, यानी हमें अंतिम एक अंक देखना है। अंतिम एक अंक 5 से विभाज्य होना चाहिए, यानी हमारा जो अंतिम एक अंक है वो 0 और 5 होना चाहिए। यानी
5 से वही संख्या विभाजित होती है जिनका अंतिम अंक 0 और 5 हो। तो हमें इस अंतिम एक अंक से मतलब है जो कि 5 से विभाज्य है। तो यानी अब x का चाहे कोई भी मान हो, जो x है उसका चाहे कोई भी मान हो, हमें हमारा इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं, क्योंकि 5 से विभाज्य होने के लिए हमें अंतिम एक अंक देखना है और अंतिम एक अंक 5 से विभाज्य है, और अंतिम एक अंक अगर 5 से विभाज्य है तो पूरी संख्या ऑटोमेटिक 5 से विभाज्य है। और अब चाहे x के मान पर, x के स्थान पर कोई भी मान हो, तो x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी हो सकता है इनमें से। अब हमें देखने हैं कि x के कितने मान संभव है। पिछला जो प्रश्न था हमारा इस प्रकार का, उसमें पूछा था x का सबसे बड़ा मान, x का सबसे बड़ा मान, और इसमें पूछा है x के कितने मान, तो x के कुल हो जाएंगे हमारे पास 10 मान, कुल हो जाएंगे 10 मान, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 10। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, एक संख्या x 25 से विभाज्य है यदि x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 1 को 25 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। यानी दी गई संख्या है x, वो 25 से विभाजित है। अब हमसे पूछा है यदि x प्लस 3 गुणा में x प्लस 6 गुणा में x प्लस 1 को 25 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब हमारे पास कोई संख्या भी नहीं दी गई है x के स्थान पर। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न हमने अभी अभी सॉल्व किया था कि अगर कोई संख्या अलग अलग विभाजित है, जैसे हमने एक संख्या ले ली 8, हमने एक संख्या ले ली 13, एक संख्या ले ली 25 और एक संख्या ले ली 29, और इसे दिया हमने 2 से भाग, तो हमें इसको 2 से भाग देना है। तो अब ऐसा नहीं कि हम पहले इन तीनों को गुणा करेंगे और फिर 2 से भाग देंगे, इसकी जगह हम अलग अलग 2 का भाग देंगे। 13 में जब हमने 2 का भाग दिया तो हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा 1। फिर जब 25 में हमने 2 का भाग दिया तो हमारा शेषफल आया फिर से 1, और जो 29 है जब हमने 2 का भाग दिया तब भी हमारा शेषफल आएगा 1, और इन तीनों शेषफल को हम जब आपस में गुणा कर देंगे तब भी हमारा 1 आएगा। यानी जब हम इस पूरी संख्या में 2 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 ही बचना है। तो अब जब हमारी जो संख्या x है वो 25 से पूरी तरह विभाजित है, यानी जब आप x प्लस 3 में भाग देंगे 25 का तो x तो पूरी तरह विभाजित है, यानी हमारा शेषफल बचेगा 3, गुणा जब हम x प्लस 6 में देंगे तो x पूरी तरह विभाजित है तो हमारा शेषफल बचेगा 6, जब हम x प्लस 1 में भाग देंगे तो x पूरी तरह विभाजित है और हमारा शेषफल रहेगा 1, तो यानी जब हम तीनों शेषफल को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 18। तो यानी जब आप इस संख्या में 25 का भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा 18, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 18। हमारा अगला प्रश्न है, दी गई संख्या 8 से विभाज्य है तो शेषफल 5 बचता है, तो x के संभव मान ज्ञात करिए। यानी दी गई संख्या 5, 7, 3, 9, 8, 7, x 5 8 से विभाज्य है तो शेषफल 5 बचता है, x के संभव मान ज्ञात करिए। तो अब हमें इस बार हमारा जो प्रश्न है वो 8 से विभाज्यता का है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, यानी हमें अंतिम 3 अंकों की जांच करनी है। अंतिम 3 अंक है 7x और 5, 7x और 5, यानी 7x और 5 के स्थान पर कौन कौन से अंक होंगे जो कि जिसका 8 से विभाज्य होने पर शेषफल 5 बचेगा। अब हम एक बात ये देखेंगे कि प्रश्न में दिया गया है शेषफल 5 बचता है, तो अगर हम इस संख्या में से
5 को घटा दे तो हमारे पास ये संख्या बनेगी। जब हमें इस संख्या में 8 का भाग देने पर शेषफल 5 बच रहा है और हम अगर हम उस शेषफल को घटा दे तो यानी इस बार जो हमारे पास संख्या बनेगी उसके अंदर 8 का पूरा भाग जाएगा, 8 का पूरा भाग जाएगा, क्योंकि जो शेषफल है वो 0 बचेगा 5 घटाने के बाद। तो यानी अब जो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई है उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी अब हम इस संख्या को देखेंगे, इस संख्या के अंतिम 3 अंक है 7x और 0, 7x और 0। अब हमें देखना है कि यहाँ पर x के क्या क्या मान संभव हो सकते हैं। तो 8 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो 8 के जो गुणनखंड होंगे 1, 2, 4 और एक 8 खुद, उससे भी पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो संख्या 1, 2 और 4 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। एक को हम एक की हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है, एक का सभी में भाग जाता है। अब हम देखेंगे 2 तो अंतिम अंक 0 है, तो यानी 2 से विभाजित भी होगी, क्योंकि 2 की विभाज्यता का नियम है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। फिर हम देखेंगे 4 से, 4 के लिए हमें देखना होता है अंतिम 2 अंक। 8 का अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो वो तीनों इन तीनों से विभाजित होगी जो कि 8 के गुणनखंड है। 1 से विभाज्य है संख्या, ये 2 से विभाज्य। अगर हाँ ये संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, यानी हम वो अंक ज्ञात कर लेते हैं जो कि 4 से विभाजित हो जाएंगे, तो वही अंक 8 के लिए भी लागू होंगे। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, यानी हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं और अंतिम 2 अंक है x और 0, अंतिम 2 अंक है x और 0। यानी हमें वो संख्याएं देखनी है जो 4 से विभाजित हो और जिनका अंतिम अंक 0 आता हो, और वो संख्याएं हैं जैसे एक तो 0, 0 होगी, फिर एक होगी 20, फिर एक होगी 40, फिर 60, फिर 80। जब 4 का आप टेबल बोलेंगे तब ये जो संख्याएं हैं इनके अंदर 4 का, इनके अंदर जो 4 है उसका कंप्लीट डिवाइड जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, और जिनके अंतिम अंक 0, जिनके अंतिम अंक 0। अब हम देखेंगे कि हमारी जो संख्या थी वो थी 7x0। अगर हम यानी हमें 4 से विभाजित होने के लिए ये 5 अंक रखने हैं। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है तो ये 5 अंक 0, 2, 4, 6, 8 x की जगह आएंगे। 0, 2, 4, 6, 8 है, ये x की जगह आएंगे अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है। लेकिन हमें देखना है कि वो संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं। तो x की जगह जैसे हमने 0 रखा, 700, 700 में आठ का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो यानी x के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो वो 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी 0 कैंसिल। फिर हमने देखा x के स्थान पर 2 रखकर 720, और 720 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यानी x का एक मान हो गया 2, 0 तो कैंसिल हो गया था, तो जैसे हमने 0 रखा 700 बना, 700 में 8 का भाग नहीं जा रहा था। फिर हमने रखा 2, 2 में 720 बना, 720 में 8 का भाग जा रहा है। फिर उसके बाद में हमने रखा 4, फिर हमने रखा 4, 740, 740 में जब हमने 8 का भाग दिया तो भी इस बार भी ये पूरा पूरा नहीं जा रहा, यानी 4 भी मान कैंसिल हो गया। फिर हमने रखा 6, 760, 760 में हमने जब 8 का भाग दिया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, उससे पूरा पूरा भाग चला गया, यानी एक संख्या हमारे पास आ गई 6। अगर हम ऑप्शन 8, वैसे 8 भी रख सकते थे, लेकिन जब हमने ऑप्शन की तरफ देखा तो हमारे पास ऑप्शन में 8 है नहीं, यदि हमारे पास 2 और 6 प्राप्त हुए हैं, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। वैसे 8 की भी जांच कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखें तो 8 की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि 8 अगर आए तो भी ऑप्शन में है नहीं, तो हम यहाँ पर रोक सकते हैं हमारे आंसर को, और 6 तक हमारी जांच पूरी हो जाती है और उत्तर हो जाएगा 2 और 6। यानी x के जो मान है वो अगर 2 होंगे और 6 होंगे तो इस पूरी संख्या में 8 का विभाज्य, इस संख्या में 8 का विभाज्य पूरा पूरा होगा, लेकिन इस संख्या में 8 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 5। हमने शेषफल को घटा लिया था ताकि हम लोग 8 की विभाज्यता की जांच कर सके। तो हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। हो गया। ठीक, नहीं रोका नहीं। अरे भाई माइक तो दे दे। अच्छा माइक दे क्या? और देखे तो दिख नहीं था पहले चला। लो का लिया। एम आज एक्स्ट्रा लाइट क्या लग रही है नीली।